हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विष्णु सर और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेस 31 क्लास है हमारी। और आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशंस, गति के नियम। ठीक है, यहाँ हम पढ़ते क्या है? लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स के जो नियम है, यानी फिजिक्स में जो नियम लिखे हुए हैं, यानी प्रकृति के जो नियम है, नेचर किस सिद्धांत पे काम करते, किन लॉज को फॉलो करते, किन रूल्स पे प्रकृति यानी नेचर काम करती है, किस तरीके से वो प्रोसेस करते, किस तरीके से आज तक जीवन चलता आ रहा है, ये सब बातें हमने मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा है यहाँ पर गति के नियमों में। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर कौन सी चीज़ मोशन किस तरीके से करती है, क्या बदलाव आता है, किस तरीके से डायरेक्शंस चेंज होते हैं, किस तरीके से मैग्नीट्यूड्स चेंज होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है मोशन चेंज होने की वजह से, ये सब चीज़ें हम गति के नियमों में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये सब बातें जो हो रही है नेचर में होती है, उन सब चीज़ों को हम मैथमेटिकली फॉर्म में पढ़ते हैं गति के नियम में, यानी लॉज ऑफ मोशन में। ये काम किया हमारा किसने? न्यूटन बाबा ने। किसने किया? न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा ने हमको लिख के दिया, समझा के दिया, आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। मेरे सर को किसी ने पढ़ाया था, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमेशा हम इसे थ्योरिकल चैप्टर समझते हैं, लेकिन भाई साहब ये थ्योरिकल चैप्टर नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ स्प्रिंग आने वाला है, यहाँ टेंशन आने वाला है, यहाँ नॉर्मल आने वाला है, यहाँ पुली आने वाला है, यहाँ ब्लॉक सिस्टम आने वाला है, यहाँ एटवुड मशीन आने वाला है, यानी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। ठीक है, तो दिल थाम के बैठना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको सब कुछ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। कॉपी पेन हाथ में लीजिए, वीडियो को पोस्ट करते रहिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। कहीं पर भी समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रीवियस क्लासेस का कुछ छूटा हुआ है तो संभव बेच की वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है, करना अब आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इन बातों को, आगे बात करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन से पहले बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया सबने सुना होगा, जड़त्व। इनर्शिया जड़त्व। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्रेश कोर्स में ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन तो बनता है भाई। जिनको कुछ नहीं पता है, जिन्होंने डायरेक्ट नीट या आईआईटी के पेपर में बैठेंगे विदाउट कहीं पर कोचिंग करे हुए, और 11th का तो आपको पता है सभी स्कूल्स में, सभी कोचिंग में हम भी टाइम पास कर रहे होते हैं, वो भी टाइम पास कर रहे होते हैं, तो हमें इतना ही पता होता है। बट जिनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ पता है तो ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास तो बनती है। क्योंकि हमारे क्लास का एक ही रूल है, 0 से हीरो वाला लेवल। तो एक क्लास तो 0 लेवल की बनती है ना भाई। ठीक है, तो देखिए इनर्शिया। इनर्शिया यानी जड़त्व, इसका सीधा सीधा मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लो यहाँ पर। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। अब दिक्कत यह है, क्या चेंज, क्या चेंज, बात आएगी क्या चेंज। भाई चेंज हो क्या रहा है? आदमी चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? यहां चेंज होता है स्टेट। वो कौन सी कंडीशन में है? स्टेशनरी है या मोशन में है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेंज होती है, यानी वो स्टेशनरी कंडीशन में है तो आप उसे मोशन में लाना चाहते हो, या फिर वो मोशन में है आप उसे रोकना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में आपको सामने से फोर्स लगाए बिना कुछ नहीं कर हो पाएगा। वो कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, और आप कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगा। ये प्रॉपर्टी ही कहलाती है इनर्शिया जड़त्व। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया जड़त्व। देखो कैसे, सिंपली बात है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ चल, अब ध्यान से देखना, जादू दिखाऊंगा तुम्हें। यूट्यूब पे जादू देखा है कभी? कभी नहीं देखा होगा आपने। ये रियलिटी शो में यहाँ पे देखा होगा, ऑनलाइन क्लासेस में कभी जादू नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना? आज देखो,
कृष्णा क्लासेस, द कृष्णा क्लासेस के संभव बैच में आज विष्णु सर बताने वाले हैं आपको जादू। आप भी याद रखोगे क्या खतरनाक जादू आने वाला है, ठीक है। इनर्शिया समझा दूंगा मैं यहीं पर एक ही बार में, ठीक है। जिनको नहीं पता है, जिनको डर लगता है, वहीं पर आज बात करेंगे। एक बात लेकिन मैं पहले बता दूं, ये जो इनर्शिया वर्ड है ये जनरली लीनियर मोशन के लिए होता है, लीनियर मोशन के लिए। अब आप करोगे फिर एक मोशन और होती है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया ना होकर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण की। ये लो रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। आगे और पढ़ेंगे यार, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, क्लियर। लेकिन आज थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। जड़त्व के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को हम जड़त्व कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम दिया गैलीलियो ने, हिंदी में लिखूंगा भाई, गैलीलियो, गैलीलियो अंकल ने सबसे पहले इसका नाम दिया जड़त्व। इसको सबसे पहले बताया जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, गैलीलियो ने। उसके बाद में जो लॉज देने के काम किए, जो नियम देने के काम किए, वो किए न्यूटन बाबा ने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जादू की। तो जादू देखो, जादू दिखा रहा हूं मैं आज, ठीक है। ध्यान से देखना, दिल थाम के बैठना। देखो मैं इसको कहूंगा चल, अभी देखना क्या होगा। मैं कहूंगा चल, देखना इधर क्या होगा, ठीक है, आराम से देखना इसको। मैं कहूंगा चल, नहीं चला, ठीक है। दोबारा ट्राई करते हैं, चल, नहीं चला, बात ही नहीं मानता है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। मैं कहूंगा चल, अल्लो, अभी भी नहीं चला है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कहने से ये नहीं चलेगा। ये तो जादू था, मैं ये तो कहना चाह रहा था, देखो ये भी मेरी बात नहीं मानता है, जैसे तुम नहीं मानते हो। मैं कहता हूँ पढ़ो, तुम पढ़ते कहो, ठीक है। तो देखो ये नहीं चलेगा, मेरे कहने से नहीं चलेगा, यानी ये अपनी स्टेट नहीं बदलेगा। ये स्टेशनरी कंडीशन में, तो स्टेशनरी कंडीशन में ही रहेगा। आपको यदि इसकी स्टेट चेंज करनी है तो आप बाहर से फोर्स लगा के करो, फिर भी ये एक अपोजिशन करता है एक तरीके से। ऐसे नहीं ये कहेगा कि लो धक्का दिलो, मैं तो रवाना होने को तैयार हूँ, ना ना बाबा ना, ठीक है। ये इतना आसानी से नहीं चलेगा, यहाँ से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में लगाना पड़ेगा कि यहाँ से चल जाए। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे अंगुली लगाते चल जाएगा, नहीं 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 नहीं। आगे मेरी बात समझे तो इसके पास जो प्रॉपर्टी है, इसके पास जो गुण है, जिसकी वजह से ये अपना स्टेट जल्दी से चेंज नहीं करता है, आपको मजबूर करता है फोर्स लगाने को या कुछ ऐसा करने को ताकि आप स्टेट बदलो, तो मेहनत करो। वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। ये हर ऑब्जेक्ट के पास होती है, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, ठीक है। देखो आप अभी कहोगे क्या दिखाए जादू, जादू था देखो मेरे कहने से चला ही नहीं है ना, कितना अच्छा जादू था। और जादू कैसे होता है, चलना चालू हो जाता। आप कहते कैसे किया सर, लेकिन यदि मैं इसको चला देता तो मेरा इनर्शिया, जिसको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, जड़त्व जो पढ़ाना चाह रहा हूँ, फिजिक्स तो फेल हो जाती ना फिर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो फिजिक्स, गैलीलियो ने जो कहा वो सही कहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है और ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट बदलने का विरोध करता है, आसानी से अपनी स्टेट नहीं बदलता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब देखो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी द्रव्यमान के। अब आप कहोगे सर कैसे, कई जगह मैं ये भी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, कई जगह आप भी समझ सकते हो। मास इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट, इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास जो होता है वो इनर्शिया यानी जड़त्व का मापक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं 2 किलो तो 2 किलो जड़त्व है, नहीं। ये यहाँ पर लाइन ये कहना चाहती है कि द्रव्यमान जड़त्व का मापक होता है। मास इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है कि मास से हम इनर्शिया का पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा, देखो आपके पास ये एक छोटा ब्लॉक है, ये 10 किलो का है, और एक और बड़ा ब्लॉक है, ये लो, ये 1000 किलो का है। मैं कहूँ धक्का दो, आप यहाँ से धक्का दे रहे हो, मैं इसको भी चौकोरी बनाऊंगा ऐसे, ये लो, ठीक
ठीक है, मैं कहूँगा धक्का दो और इसके लिए भी कहूँगा कि आप इसे धक्का दो। ठीक है, ये लो। आपको सोचेंगे अरे वाह 10 किलो है, धक्का दे लेता हूँ, फटाक से धक्का दोगे। ये यानी ये जो भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इसका मास कम है, द्रव्यमान कम है, इसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है, तो ये जो अपोज करता है ये इतना नहीं कर पा रहा है, ये अपनी स्टेट को नहीं बदलने देना चाहता, बट ये रोक भी नहीं पा रहा है और आप आसानी से इसकी स्टेट बदल देते हो। ये रुका हुआ है तो ये चला देते हो, आप इसे किसका देते हो, मोशन में ले आते हो, ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट यहां पर देखो, यहां पर आपका चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, कई बार तो दिखता ही नहीं है, यहाँ पे चेहरा उतरा हुआ है, कैमरा पता नहीं इसको पकड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाई चेहरा उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि अब इसका मास 1000 किलो है और अब इसके पास मास इतना ज्यादा है तो इसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा है। अब ये आपका बहुत अच्छे से अपोज कर सकता है, इसलिए आप आसानी से इसे हिला नहीं सकते। ठीक है, तो आप खुद समझिए यार, ज्यादा भारी वस्तु को हिलाने में ज्यादा जोर आता है या कम भारी वस्तु को हिलाने में ज्यादा जोर आता है? सिंपल सी बात है, हल्की वस्तु को हिलाओगे तो आसानी से हिलेगी या भारी वस्तु आसानी से हिलेगी? हल्की वस्तु आसानी से हिल जाएगी क्योंकि उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है, लेकिन जो भारी वस्तु होती है वो नहीं हिलेगी क्योंकि उसका मास उतना ज्यादा है, उतना ही वो कहती है नहीं हिलूंगी मैं अपनी जगह से, हिला के दिखा मुझे, और आपको आता है जोर। सिंपल सी बात है, क्लियर है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बहुत काम आएगी ये सब बातें। ठीक है, चलिए देखा, डस्टर नीचे गिर गया था, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारे इनर्शिया का लेना देना है। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के। ठीक है, आज केवल हम लॉज पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलो इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, इनर्शिया कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, इनर्शिया कहाँ कहाँ मिल सकता है। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, यानी जब भी कुछ परिवर्तन करने के लिए आप कहोगे तो सामने वाला परिवर्तन इतना आसानी से नहीं करेगा। ठीक है, उसकी इच्छा है कि परिवर्तन ना हो। अब वो अलग बात है कि हम लगा लगोगे, फोर्स लगा लगोगे, शाम दाम दंड बेंद लगा के कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। ठीक है, मनुष्य जाती है ना, प्रकृति के साथ तो हम वैसे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। लेकिन यदि मैं बात कहूँ कि भाई इनर्शिया की, तो इनर्शिया कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखो ऑब्जेक्ट की किसी भी स्टेट हो, यानी वो स्टेशनरी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो मूविंग कंडीशन में तो भी वही बात है, स्टेशनरी हो या मूविंग हो, दोनों ही कंडीशन में वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, और जब भी आप उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है, जो वर्तमान अवस्था है, उसे आप बदलने की कोशिश करेंगे तो वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को शो करेगा भी। ठीक है, कैसे देखो, एक हल्का सा ये पेन है, ये पेन मैंने कहा फेंको, आपने इसको फेंका और मैंने इसको पकड़ लिया, ऐसे मार दिया, हाथ से ही रुक गया, हल्का था ना, इसलिए एक हाथ से मार के रोक दिया। ट्रक आ रहा होता, बहुत भारी सा ट्रक आ रहा होता, मैं उसको ऐसे एक हाथ से ऐसे नहीं रोक सकता था। अरे आयरन मैन नहीं हूँ ना भाई, कृष्ण थोड़ी हूँ, शक्तिमान थोड़ी हूँ कि ऐसे किया ट्रक उड़ा ले गया, नहीं, उतना ही आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ट्रक रुक पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट चाहे वो मूविंग कंडीशन में हो चाहे स्टेशनरी कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी रहती है। अब मूविंग कंडीशन में है या स्टेशनरी कंडीशन में, उस हिसाब से हम इनर्शिया बोल देते हैं, भाई इनर्शिया यहाँ मिलेगा। तो इनर्शिया सबसे पहले तुम्हें मिल सकता है स्टेशनरी कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन, स्टेशनरी कंडीशन यानी स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का भी इनर्शिया होता है, ऐसा नहीं है कि स्थिर अवस्था है तो सर इनर्शिया होगा, नहीं होगा, होगा भाई होगा। ठीक है, दूसरा मोशन के लिए, यानी मोशन में मिल सकता है इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन मोशन, यदि ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, मूविंग कंडीशन में रहेगा तो भी इनर्शिया रह सकता है। ठीक है, तीसरी बात, मोशन कर रहा है, मूविंग कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई स्पीड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगा के उसे रोकने की ही कोशिश करो, आप फोर्स लगाकर उसे रोकने की ही कोशिश करो, उसकी स्टेशनरी कंडीशन में लाने की ही कोशिश करो, तभी इनर्शिया लगेगा। यदि आप उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदलने की कोशिश करेंगे तो भी इनर्शिया लगेगा। कल भी हमने पढ़ा था कि जब डायरेक्शन बदलता है तो एक फोर्स अलग से लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और मैग्नीट्यूड बदलता है तो एक फोर्स अलग से लगता है, एक एक्सीलरेशन अलग से आता है, उस एक्सीलरेशन को हम टेंजेंशियल या स्पर्शीय एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी स्पर्शीय त्वरण बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश बोलते बोलते कभी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ मैं, इसे बोलते हैं हिंग्लिश, हाँ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या क्या निकलता है। ठीक है,
भावनाएं समझो यार, भावनाएं समझो, भावनाएं समझो। तो यहाँ बात करते हैं मोशन हो, यानी वो सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड से भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो जरूरी नहीं कि इनर्शिया की वजह, इनर्शिया तभी शो होगा जब आप उसे रोकने की कोशिश करोगे। इनर्शिया तब भी शो करेगा, यानी इनर्शिया की प्रॉपर्टी उसके पास तब भी रहेगी, इनर्शिया का गुण तब भी उसके पास रहेगा जब आप उसका डायरेक्शन बदलने की कोशिश भी करोगे। यानी डायरेक्शन बदलते समय भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी शो होने वाली आपको, यानी इनर्शिया इन डायरेक्शन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। 3 कंडीशन में आपको इनर्शिया मिल सकता है। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया आता है, लेकिन वहां पे हम उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जैसे फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, है ना, मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ये सब बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, चलिए भाई, फर्स्ट लॉ आज सारा इधर ही करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आपको यदि ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलनी है, यानी उसकी अवस्था बदलनी है, वो चल रहा है तो आप उसे रोकना चाहते हैं, या फिर वो रुका हुआ है तो आप उसे चलाना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में विष्णु सर का जादू होएगा, यानी आपके कहने से काम नहीं होएगा। विष्णु सर ने जो जादू दिखाया वही होएगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होएगा। यदि आपको स्टेट बदलना है तो सामने से कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। उस लगाने वाली चीज को या लगने वाली चीज को हम बोलते हैं फोर्स। यानी आपको स्टेट बदलने के लिए अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल सकता है, किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। यदि वो गतिमान अवस्था में है तो वो रुक सकता है, रुकी हुई अवस्था में है तो चल सकता है, यानी वो स्टेशनरी कंडीशन में है तो वो मूव करने लग जाएगी, और मूविंग कंडीशन में है तो स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन इन दोनों के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसी सीधी सीधी बात कह सकता हूं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है, सिंपली लैंग्वेज में फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दे दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट की कंडीशंस, यानी सॉरी स्टेट्स, कंडीशन स्टेट्स बदल जाती है। यानी बल, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है, एक ऐसा बाह्य कारक है जो आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल जाती है, ऑब्जेक्ट की अवस्थाएं बदल जाती है। यदि आपने फोर्स लगा दिया है तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो चल सकता है, चलता हुआ है तो रुक सकता है, लेकिन स्टेट बदलने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सही बात है नहीं? तो पहला जो लॉ होता है उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। ये ज़्यादातर एयरफोर्स नेवी वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, एनडीए वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आईआईटी नीट में तो इससे थोड़ा हाई लेवल आने वाला है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज the state of an object। ऑब्जेक्ट का यदि स्टेट बदलना है आपको, यानी स्टेट में मैं 2 चीजें लिख देता हूं, मूविंग कंडीशन या फिर स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, यानी आपको बाह्य कारक, यानी आपको बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी जब आपको ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलनी हो, अवस्था बदलनी हो, अवस्था परिवर्तन करना हो, तो आपको बाह्य कारक की जरूरत पड़ेगी जिसे आप बल कहेंगे। यानी ये जो फर्स्ट लॉ है, इट गिव्स डेफिनेशन, इट गिव डेफिनेशन, इट गिव डेफिनेशन, इट गिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यह बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है, यानी फोर्स की डेफिनेशन यहां से बताई जाती है। यानी फर्स्ट लॉ ने ही फोर्स को डिफाइन किया एक तरीके से, ठीक है। जब लॉ ऑफ मोशन आ रहे थे उससे पहले तो यही चल रहा था, कुछ ना कुछ इधर उधर, कोई खास लॉ बने नहीं थे,
ठीक है। फोर्स वगैरह को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते थे। न्यूटन ने आके इसको डिफाइन किया कि भाई साहब ये फोर्स होता है, इसकी यूनिट ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। लेकिन सबसे पहले उसने केवल समझाया कि भाई साहब किसी स्टेट को बदलने के लिए आपने जो भी किया, आपने कहा धक्का दे रहा हूँ, तो वो धक्का ही आपका फोर्स कहलाएगा, ठीक है। वो धक्का ही आपका फोर्स कहलाएगा। कितना दिया उसके लिए फिर उसने कहा कि यार अब तो जरूरत पड़ेगी, किसने कितना धक्का दिया, कितना जोर से दिया, कितना कम दिया। तो इसने बोला कि एक काम करते हैं, हम सेकंड लॉ देते हैं। इसने क्या किया कि नहीं, एक काम करते हैं, हम सेकंड लॉ देते हैं हम। तो इसने फिर सेकंड लॉ दिया। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा, इनर्शिया क्या होता है। दूसरी बात हमने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ी, जिसके पास जितना ज़्यादा मास होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी। तीसरी बात, कंडीशन कोई भी हो, स्टेशनरी हो, मूविंग कंडीशन हो, या फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, तीनों ही कंडीशन में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बदल रहा हूँ सर तो इनर्शिया होगा कि नहीं होगा, होगा। ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। मुझे लगता है इंक खत्म हो रही है तो पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ने क्या क्या कहा। अब सेकंड लॉ में हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, आज बहुत कुछ पढ़ने वाला है सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ ये बोलता है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर कुछ कर रहे हो जिसे आप धक्का कहते हो अपनी लैंग्वेज में। वो जो धक्का है वो साइंस की लैंग्वेज में कहलाता है फोर्स। साइंस की लैंग्वेज में न्यूटन ने उसका नाम दिया फोर्स। तो आप जब फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल जाती है। मैंने कहा कि ये u वेग में था, u को मैं जीरो मान लेता हूँ, बट जीरो भी एक वेलोसिटी बोल सकता हूँ कि एक जीरो एक वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये चलना चालू हो गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी हो गई v। इसने कहा आपने धक्का दिया, ये रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी u थी यानी जीरो थी, और अब ये v वेलोसिटी से चलने लग गया। तो इसके अंदर मोशन आई, इसके अंदर मोशन आई, ये मोशन करने लगा, ये मूविंग कंडीशन में चला गया। आपने स्टेट तो बदल दी लेकिन आपने धक्का दिया, उसका हमने नाम दिया फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो इसने बोला कि यहाँ पर जब स्टेट चेंज हुई है, ये मूविंग कंडीशन में चला गया है, तो यहाँ वेलोसिटी बदली है, यहाँ वेलोसिटी बदली है। तो इसने सबसे पहले बोला मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम। सेकेंड लॉ सबसे पहले बात करेगा मोमेंटम के बारे में। न्यूटन बाबा ने पहले मोमेंटम को डिफाइन किया, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप कहेंगे सर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके पास जितनी ज़्यादा है उतना ही आपको जोर आएगा उस आदमी से लड़ने के लिए या उसकी स्टेट बदलने के लिए। अब आप कहेंगे सर कैसे। देखिए मैं एक बात करता हूँ, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, मैं इस बोर्ड पे मार देता हूँ ऐसे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मास कम है, इसकी वेलोसिटी कम है, बोर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बोर्ड को। लेकिन मैं लूँ बंदूक और उसमें डालूँ गोली, और मैंने यहाँ से करने के बाद ऐसे ढिसकिया हूँ, जैसे ही मैं गोली चलाऊंगा, मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इस पेन के कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी का एक मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं वो भी हाई होगा। वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो भी हाई होगा, और उसका इम्पैक्ट इतना पड़ेगा कि वो यहाँ से भेद कर निकल जाएगा। तो जिसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है या मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, आप मास भी कह सकते हो। किसी के पास मास ज़्यादा होता है, किसी के पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बट दोनों में से कोई एक भी चीज़ ज़्यादा है तो उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। और मोमेंटम ज़्यादा है तो आपको उतना ही ज़्यादा जोर आएगा, आपको उतना ही ज़्यादा जोर आएगा उस ऑब्जेक्ट के जो आपकी स्टेट है उसे बदलने में, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलने में आपको उतना ही ज़्यादा जोर आएगा। आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लिए, फिर यही मैं कहूँगा, ये पेन ऐसे उड़ता उड़ता आ रहा है, आपने इसको हाथ से रोक लिया, आप आसानी से इसे रोक सकते हैं क्योंकि इसके पास मास कम है, इसके पास वेलोसिटी कम है, इसके पास मोमेंटम भी कम है। लेकिन एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है 100 की स्पीड से, यानी उसके पास मास भी बहुत ज़्यादा है, यानी उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी तो ज़्यादा ही, उसके पास वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो उसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, और अब आप आसानी से उसे नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, मोमेंटम इतना पावरफुल है, एक क्वांटिटी इतना अपना इफेक्ट रखती है, ऐसे कह दो, समझ गए। मोमेंटम को समझो, थोड़ा सा फील करो, अभी आएगा फील, नहीं आ रहा है अभी आएगा फील, लेकिन मैंने आपको सिंपली समझाया भी। तो मोमेंटम जो P होता है उसे हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई,
वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, केजी मीटर पर सेकेंड होती है, तो मोमेंटम लगता किधर है, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मास यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, केवल वेलोसिटी यहां पर सदिश राशि है, तो P और V दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आपने अब क्या समझा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का क्या इफेक्ट है, समझ में आया ना। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे समझा दूं कि दो ऑब्जेक्ट है, तो एक का मोमेंटम m1 v1 होगा, एक का मोमेंटम m2 v2 होगा, ठीक है। अब मैं दो कंडीशन बनाता हूँ, डिवाइड देता हूँ मैं, p1 डिवाइड बाई p2, m1 v1 डिवाइड बाई m2 v2। अब दो कंडीशन बनाता हूँ, पहली कंडीशन v1 इक्वल्स टू v2, तो आप लिखेंगे p1 बाई p2, v1 और v2 दोनों सेम हैं, तो आप काट दोगे, आप लिखोगे यहाँ पे m1 बाई m2। लेकिन एक कंडीशन और लिख देता हूँ कि m1 बड़ा है m2 से, तो यहाँ पर देखो m1 बड़ा है m2 से, m1 की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके सामने p1 है तो इसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मैं लिखूंगा m1 ज़्यादा है m2 से, इसका मतलब p1 ज़्यादा है p2 से, p1 ज़्यादा है p2 से। यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा है। हमको ये तो पता है कि उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, पर उसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा है। अगर मेरी बात समझे, चलो यदि किसी के पास मास कम है तो उसके पास मोमेंटम भी कम है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड कंडीशन ये है कि मैंने कहा कि नहीं मास सेम है बट वेलोसिटी v1 ज़्यादा है v2 से, तो अब क्या मास सेम है तो कट जाएगा इधर से, और मैं लिखूंगा p1 बाई p2 v1 बाई v2। और हमको पता है कि यदि v1 बड़ा है v2 से तो v1 के सामने p1 है तो p1 भी बड़ा हो जाएगा p2 से। अरे ये वैल्यू एक से ज़्यादा है तो ये वैल्यू भी एक से ज़्यादा ही आने वाली है। कैसे समझ लो, मैथमेटिक्स समझ लो, नॉर्मली समझ लो भाई, ये वैल्यू बड़ी है तो इसके सामने वाली बड़ी होगी, ये छोटी है तो ये छोटी होगी, ये बड़ी तो इसके सामने वाली बड़ी, ये छोटी तो ये छोटी, यानी p1 बड़ा होगा p2 से। यानी आप फिर ध्यान से देख लीजिए, मास सेम है बट वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी यदि आपके पास मास ज़्यादा है, वेलोसिटी सेम है बस मास ज़्यादा है, तो भी आपके पास मोमेंटम सेम होने वाला है। बट यदि आपके पास में मास सेम और वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम आपका ज़्यादा होने वाला है। अब आप कहेंगे सर इसका एक एग्जाम्पल दो, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरे पास 10 किलो का पत्थर है, मेरे पास 10 किलो का पत्थर है, ठीक है, 10 किलो का पत्थर है। मैं 10 किलो के पत्थर को ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे 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 उठा के दीवार पे मार देता हूँ, ऐसे दीवार या कांच ले लेता हूँ, ए बोर्ड ले लेता हूँ और मैं मार देता हूँ 10 किलो का पत्थर लेके ऐसे, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आने वाला, क्योंकि अभी उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। अब इस बोर्ड को रखता हूँ मैं ज़मीन पे और मैं उस पत्थर को 20 मीटर ऊपर बिल्डिंग पे जाता हूँ, ऊपर 2-3 मंजिल ऊपर बिल्डिंग पे, और पत्थर को ऐसे छोड़ देता हूँ। पत्थर सेम है, सेम वही 10 किलो का है लेकिन, या 20 किलो का है जो भी है, लेकिन जब वो पत्थर नीचे गिरेगा ना तो उसका वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस बोर्ड, यदि बोर्ड मैंने नीचे रख रखा है तो बोर्ड पे गिरते टाइम की मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, बोर्ड टूट जाएगा। यानी उस समय मोमेंटम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। सही बात है, याद करो इस बात को, ध्यान रखो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हमने मोमेंटम को देखा, ठीक है, कि भाई मोमेंटम क्या है। हम क्या रट लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता कि मोमेंटम की कहानी है क्या, क्या चाहता है ये मोमेंटम, क्या बोलना चाहता है ये मोमेंटम, लेकिन हमें तब पता लगेगा ना जब हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। यानी आपका मोमेंटम यदि चेंज हुआ है तो मैं लिख देता हूँ dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वो फोर्स जो आपने अप्लाई किया है और उसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है। अभी मैंने आपको एक डब्बा बना के दिया था भाई, ये 1000 किलो का है जो भी है, आपने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, यू से इसकी वेलोसिटी v हो गई है, यानी इसका यहाँ पर मोमेंटम बदल गया है। और ये जो मोमेंटम है, ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एकांक समय में समवेग में परिवर्तन जो होएगा वो आपके इस लगाने वाले फोर्स के इक्वल होगा। आपने जो फोर्स लगाया उसके
इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। इक्वल अभी मैं बाहर निकाल ही दूंगा इसको भी, तो फिलहाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बोल देते हैं अपन, ठीक है। इक्वल भी होता है, कह सकते हैं, कैसे देखिए हमने बोला dp/dt इक्वल्स टू kf, और कांस्टेंट को मान लिया k, पहले दो स्टार्टिंग ही था ना, कांस्टेंट आ गया, k मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, जो बल आप लगाते हो उसके बराबर भी होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यदि मैं d/dt लिखूँ तो mv अंदर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ f। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। यदि मैं यहाँ से बात करूँ, m को मैं कांस्टेंट मान लूँ, बाहर निकाल लूँ, मैं लिख दूँ भाई dv/dt, तो ये हो जाएगा इक्वल टू f। dv/dt एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यानी f इक्वल हो जाएगा ma। यानी यदि मोमेंटम बदलता है, अभी देखो डब्बे वाली वापस कहानी पढ़ते हैं अपन, मोमेंटम बदलता है यानी u वेलोसिटी से v वेलोसिटी आती है आपके फोर्स अप्लाई करने पर, यानी यहाँ पर u से v वेलोसिटी आने का मतलब है एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है और इस डब्बे का मास m हो जाता है, तो ये जो फोर्स लगा है उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन F इक्वल टू ma। यानी यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है, मैग्नीट्यूड मिलता है। तो जो सेकेंड लॉ होता है वो क्या देता है, इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यह बल का परिमाण मैग्नीट्यूड वैल्यू, यानी कि 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी है परिमाण देता है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है, सेकेंड लॉ वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड देता है, उसे मेजर करना बताता है कि अब धक्का दे लिया, धक्के को फोर्स बोलेंगे, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ कहता है कितना धक्का दिया, ये 10 न्यूटन का था 20 न्यूटन का था, आप देखो तो सही, वो सेकंड लॉ से पता लगेगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यदि हम इस कहानी को आगे बढ़ाए और हमने तो सिंपली बोल दिया कि भाई dp/dt इक्वल टू f होता है, आप कहेंगे क्यों सर, मैं कहूँगा सेकेंड लॉ है ना बावड़ो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस, ठीक है। आपने कहा नहीं सर mv लिखूँ, लिख दिया, लेकिन आप कहेंगे सर वेलोसिटी बदलना जरूरी थोड़ी है, हम मास भी तो बदल सकते हैं। मैं कहूँगा कैसे, आप कहेंगे सर वो जो मोटर वगैरह आती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कंपनियों में लगी रहती है, यहाँ पर इसके ऊपर सामान गिरता रहता है और ये सामान यहाँ से चलता रहता है, आगे जाता रहता है। सीमेंट की फैक्ट्री से लेके आटा पीसने तक की बोरियाँ जो पैक होती है वो ऐसे ही तो होती है। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के साथ क्या होता है, भाई वो फोर्स तो कांस्टेंट ही होता है एक तरीके से, भाई वो फोर्स तो फिक्स है। लेकिन सर ये फोर्स निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी फिक्स है, v वेलोसिटी फिक्स है इसकी, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। अब मैं ऐसे मान लेता हूँ फोर्स अभी है ही नहीं, वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट है, तो ये बताओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बदल क्या रहा है सर, तो बदल मास रहा है। यहाँ पर हर बार इस पर मास बढ़ता जाता है, यानी पहले खाली था, पहले एक डब्बा आया, यहाँ से निकले 2 डब्बे हो गए, थोड़ा आगे गया 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लास्ट वाला यहाँ गिरा जब तक ये भर गया। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो मास बढ़ता जा रहा है, तो फिर फोर्स कैसे निकाले और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। तो यानी मेरे को एक बार वेलोसिटी चेंज करनी हो, एक बार मास चेंज करना हो तो क्या हो, तो यदि मैं वेलोसिटी कांस्टेंट रखूँगा तो मैं लिखूँगा dm/dt, और यदि मुझे मास कांस्टेंट रखना हो तो मैं लिखूँगा dv/dt। ये वाला जो फोर्स होता है ये हमने अभी पढ़ा, F = ma। इसको ड्राइवन फोर्स भी कह सकते हैं भाई साहब, ड्राइवन फोर्स गति करवाने वाला बल, करवाने के लिए बल, आवश्यक बल, जिसमें त्वरण भी हो, जिसमें एक्सीलरेशन आता हो, जिसमें एक्सीलरेशन आता हो, यानी एक्सीलरेटेड मोशन करवाने के लिए, त्वरित गति लिख देता हूँ मैं भाई, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए वो ये होगा। लेकिन ये वाला कौन सा फोर्स है सर, भाई इस फोर्स के 2 कंपोनेंट है, ये वाला तो एक्सीलरेशन देगा, तो ये क्या देगा, इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, प्रणोद। ये क्या होता है साहब, ये क्या होता है सर, क्या होता है, इसको चलने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो समझ लीजिए। आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप रॉकेट से समझ लीजिए।
जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता जाता है इसका मास धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भरी हुई गैसें बाहर निकलती जाती है, तो ये हल्का होता जाता है। जितना ये हल्का होता जाता है उतना ये तेज उड़ता जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसे जो ऊपर की ओर धक्का देने के लिए फोर्स चाहिए वो होता है थ्रस्ट, वो होता है थ्रस्ट, वो ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। नीट वालों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसके भी 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, मैंने केवल आपको ये फॉर्मूला होता है ये थोड़ा ध्यान दे लेना, थ्रस्ट क्या होता है और ड्राइवन फोर्स क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल ड्राइवन फोर्स कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फोर्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए भाई आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अब मैं कहूँ कि dp/dt फोर्स होता है, तो यदि मैं dp निकालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा f/dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। dp/dt, ये लो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब है फोर्स, इसका मतलब है टाइम इंटरवल, लगने वाला फोर्स। ये तो आपने अप्लाई किया ना, तो अप्लाइड फोर्स कितने टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या उसका प्रभाव आ रहा है। ये फोर्स जो कितने समय के लिए वहां पे लग रहा है, ये फोर्स यदि ज्यादा होगा और ज्यादा समय के लिए लगेगा तो इसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका कुछ जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी ज्यादा होगा। लेकिन यदि ये फोर्स बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है तो ये फोर्स अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए दिखाएगा, बहुत कम टाइम के लिए दिखाया जाएगा। जैसे कोलिजन, टक्कर, आई मेरी बात समझ, बहुत कम टाइम के लिए है, लेकिन उस समय वो जो फोर्स पैदा होता है ना, वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे गाड़ियाँ टकरा के इधर उधर हो लेती है, वो बहुत कम टाइम के लिए लगता है। सोचो वो बहुत ज़्यादा देर के लिए लगता तो क्या होता। ठीक है, तो कोलिजन का एक ध्यान देना इस बात पे, आगे हम कोलिजन में पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्स होता है ये ज़्यादा है और ये कम टाइम इंटरवल के लिए लगा हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम पे भी फर्क आएगा। फोर्स और टाइम इंटरवल से मोमेंटम में फर्क आता है, चेंज फोर्स और टाइम इंटरवल से मोमेंटम में फर्क आता है। तो ये जो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है इसको हम बोलते हैं इंपल्स, IMPUL, यानी आवेग, आवेग, इंपल्स बोलते हैं इसको भाई। क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स का मतलब इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इन ए गिवन टाइम इंटरवल। भाई इतने फोर्स लगाने से, इतने टाइम तक लगाने से ये प्रभाव पड़ा है भाई, ये बताएगा इंपल्स। और असली बात तो यही है, मैं आपको दोबारा ऐसे समझा देता हूं कि भाई साहब ये आदमी है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, F फोर्स, और उसने कुछ समय के लिए लगा दिया dt समय तक, और उस dt समय पर फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी u वेलोसिटी v में बदल गई और u से v वेलोसिटी बदलने से इसमें a आ गया, यानी एक्सीलरेशन a आ गया। तो क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, और ये हो सकता है स्टेशनरी कंडीशन में हो तो ये मूवेबल कंडीशन में चला गया, यानी मोशन में चला गया है, और हो सकता है ये मोशन में हो तो स्टेशनरी कंडीशन में आ गया। ये इंपैक्ट पड़ा। अब आप कितनी देर फोर्स लगाते हो उतनी ज्यादा देर तक इंपैक्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ने वाला है, उतना ही बहुत कुछ होने वाला है। आप ज्यादा देर तक फोर्स लगाओगे, ज्यादा वैल्यू वाला फोर्स ज्यादा देर तक लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। सही बात है, यदि ये धीरे है तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी इसका मोमेंटम यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंज होने वाला है। तो उस स्थिति में मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, देखो कि भाई साहब आपके पास dp है, आप लिखोगे f/dt, लिखोगे आप f/dt को यहाँ पर इंपल्स लिख सकते हो, तो dp = आप लिखोगे di, इंपल्स को di से लिखना पड़ेगा। भाई ft है तो i लिख देना, वरना di लिख देना। आप यहाँ पे दोनों साइड ऐसे लगा दो तो i बराबर हो जाएगा p2 - p1। भाई मोमेंटम चेंज हो गया ना, ये लो आप ऐसे ले दो, सिंपल सी बात है। आप ऐसे नहीं लेना चाहते, ठीक है, आप वापस स्टार्ट से आ जाते हो तो यहाँ पर आ जाओ, dp बराबर आपके पास होता है f/dt, आप इंटीग्रेट कर दो, dp का मोमेंटम आपने चेंज, dp यानी मोमेंटम आपने चेंज किया p2 - p1, तो यहाँ पर हो जाएगा f t2 - t1। इस कंडीशन में p2 - p1, ये जो आपका f होगा उसे आपको लिखना पड़ेगा f एवरेज, ये एवरेज फोर्स है। एक
एक टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है ना, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख देता हूँ मैं। और अब वापस आप यहाँ से देख लो, P2 माइनस P1 इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा T होता है आपका इम्पल्स, आवेग। समझ में आया? तो आप चाहो तो डेफिनेशन यहाँ से बना लो इम्पल्स से। इम्पल्स इज द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, किसी भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बताने का काम है इस इम्पल्स का। लेकिन मैथमेटिकली यदि हम पढ़े तो जो इम्पल्स है वो या तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल हो सकता है, अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं, यानी आवेगी बल। हम क्या कहते हैं? आवेगी बल। ठीक है, एक एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा दिया है, आज थोड़ा सा खिचड़ी सा बन गया लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझना चाहते हो, मोमेंटम के लिए बात करना चाहते हो आप तो लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पल्स, क्योंकि जितना फोर्स जितने ज़्यादा समय के लिए लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होने वाला है। यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का, किसका? अप्लाइड फोर्स का। जितना कम टाइम लगेगा उतना ही कम इम्पल्स आएगा, जितना कम इम्पल्स आएगा उतना ही कम इम्पल्सिव फोर्स आएगा, अप्लाइड फोर्स भी उतना ही होगा। ठीक है, अब आप कैसे समझ सकते हो? ऐसे समझ लो भाई, जब गेंद आती है, कैच करने के लिए गेंद आती है तो आप क्या करते हैं? गेंद को ऐसे कैच करते हैं? नहीं। जब आप ऐसे कैच करोगे तो गेंद आएगी, यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत कम है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टप्पा खाएगी, टप्पा खाते उसका मोमेंटम बदलेगा। मोमेंटम बदलते ही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, वेलोसिटी ऊपर की ओर आ जाएगी, उसमें मोमेंटम ऊपर की ओर चेंज होएगा, और जैसे मोमेंटम बदलेगा इम्पल्स आएगा। इम्पल्स आएगा तो इम्पल्सिव फोर्स आएगा, और नीचे से उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से गेंद गिर के ऐसे चली जाएगी, यानी बॉल पर चोट लग सकती है। अब बॉल ये बताएगी तो नहीं मेरे को चोट लग रही है, लेकिन बॉल के ऊपर एक फोर्स काम करेगा जो उसका मोमेंटम बदल रहा है, वही तो काम करेगा, और वो आपके हाथों से मिला है उसे, और उसकी वजह से बॉल टप्पा खा के निकल जाएगी। लेकिन जब बॉल आती है, क्रिकेट खेलते हो ना आप? अरे क्रिकेट खेलते हो नहीं खेलते? अभी तो ऑक्शन वाला काम हुआ था ना अभी IPL में, देखा नहीं आपने? कितना मजेदार, बहुत सारे स्टूडेंट कि बैठे रहते थे सारे दिन, सर आज तो ये इतने में बिका, ये इतने बिका। अबे तुम पढ़ लो वरना तुम कोड़ियों के भाव बिकोगे। अब कौन समझाए ये बात? पढ़ लो तो लाइफ बन जाए, लोग तुम्हारी भी बोली लगाए और तुम किसी की भी रेंज में ना हो, कोई तुम्हें खरीद ना सके, तुम इतने बड़े बनो कि किसी की औकात में ना हो, तुम सबकी औकात से बाहर हो, खुद का एक वजूद हो। लेकिन उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए तो बात करते हैं। हुआ क्या कि जैसे ही बॉल आती है आप ऐसे पकड़ते हैं सीधा, तो यहाँ से एक फोर्स लगता है जिसको मोमेंटम बदलेगा और गेंद ऊपर की ओर उछल जाती है। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स उसको बोलेंगे। लेकिन जब गेंद नीचे की ओर आती है और आप हाथ से ऐसे कैच करते हैं, ऐसे 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 कैच करते हैं, तो गेंद और हाथ दोनों को टच होने के बाद उनको एक टाइम मिलता है दोनों को साथ रहने का, जिसकी वजह से F तो अभी भी उतना ही है, मैं लिखूंगा यहाँ पर I बराबर F dt। ठीक है, चलिए F I अपॉन F इज इक्वल टू dt। अभी मैं कहूं कि इंपल्स की बात की जाए, मैं कहूं कि इंपल्स की बात की जाए, तो यदि टाइम इंटरवल बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक F क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सेम इंपल्स के लिए। यदि इंपल्स सेम है, मोमेंटम चेंज सेम हुआ है, मोमेंटम चेंज सेम हो रहा है, लेकिन आपने जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ा दिया है। यदि टाइम इंटरवल बढ़ गया है तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तभी जाके आपका इंपल्स सेम रहने वाला है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही वो नीचे की ओर आती है, मोमेंटम सेम चेंज करना है आपको, उसकी वेलोसिटी वही जीरो करने की कोशिश करनी थी आपको, आपने धीरे धीरे हाथ को नीचे किया, उसकी वजह से बॉल आपके हाथ के साथ साथ नीचे ही, और आपके हाथ और बॉल का कॉन्टेक्ट होने का जो टाइम था, कांटेक्ट में रहने का जो टाइम था वो बढ़ गया है। उसकी वजह से उस बॉल के ऊपर इंपल्सिव फोर्स अब कम लगेगा और गेंद उछलकर बाहर नहीं गिरेगी। आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो। गद्दे की बात करते हैं, गद्दा बिछा लो इधर, एक गद्दा, वाह ऐसा आजा वाला गद्दा। ठीक है, अब एक काम करो, पहले आप पलंग से नीचे उतरो और आप ऐसे 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 कूद जाओ, ऐसे उछल के ऐसे कूद जाओ आराम से, ऐसे उछल के ऐसे गिर जाओ, ऐसे गिर जाओ, ऐसे गिर जाओ। क्या होगा? आप कहेंगे सर कैसे कैसे ज्ञान देते हो आप कहते हो गिर जाओ, सिर फुड़वाओगे आप हमारा, घर वाले क्या कहेंगे? कौन सा मास्टर है रे जो तुझे गिरने को बोलावे? काहे का ज्ञान देते हैं सर आप? इतना उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं दे रहा हूं, समझने के लिए कह रहा हूं कि जब आप ऐसे गिरोगे ऐसे करके, तो आप जब सरफेस के ऊपर ऐसे गिरते हो तो आपका मोमेंटम चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है आपकी, और ये जो सरफेस और ये जो आप हो उनके बीच का जो कांटेक्ट टाइम है वो कम रहता है। जब कांटेक्ट टाइम कम रहता है, यहाँ मार्कर कहाँ गया,
जब कांटेक्ट टाइम कम रहता है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए आपको चोट लगती है, आपको ज़्यादा फोर्स फील होता है, आपके ऊपर इंपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगता है। लेकिन आप सोचिए इसी बात को कि आपके पास गद्दा होता, आपके पास गद्दा होता बड़ा सा डबल बेड वाला, और आप गिरते, अभी इतना है गद्दा यहाँ पर है, मैं कैसे दिखाऊँ गद्दे को, ये ऐसे ले लेता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, ये लो ये गद्दा है, और आप ऐसे गिरते, तो आप जब गिरते तो आप यहाँ से इसके ऊपर टच होते हो, फिर धीरे 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 गद्दा ऐसे सिकुड़ता जाता सिकुड़ता जाता सिकुड़ता यहाँ तक सिकुड़ता। अब आपने जब इस गद्दे को टच किया, वहाँ से लेके यहाँ तक गद्दा जब तक सिकुड़ा, तब तक टाइम इंटरवल बढ़ गया है, टाइम इंटरवल बढ़ गया है, आपके और गद्दे के टच में रहने का यानी कांटेक्ट में रहने का टाइम इंटरवल बढ़ गया है। और जब टाइम इंटरवल बढ़ता है तो जो आपके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगने वाला था, जो सरफेस आपके ऊपर फोर्स लगाने वाला था, जो मोमेंटम चेंज होने की वजह से आपके ऊपर फोर्स आया था, वो फोर्स अब कम होगा। और जब आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कम हो गया है केवल टाइम बढ़ने से, तो अब चोट आपको कम लगेगी। इसलिए गद्दे पे हम कूदते हैं, हमको चोट कम लगती है, लेकिन सीधा आंगन में गिरते हैं चोट ज़्यादा लगती है। क्रिकेट वाले बच्चे ऐसे समझ लो, रोड यानी आप खुले मैदान में खेलते हो, गिरते हो तो आपको चोट ज़्यादा लगती है, लेकिन आप यही बात ऐसे समझ लीजिए कि जब आप घास के मैदान में गिरते हैं तो घास के मैदान में वो घास जो खड़ी होती है वो स्पंज की तरह काम करती है, और उस कंडीशन में आपका जो टच होने का यानी कॉन्टैक्ट में रहने का जो टाइम इंटरवल है, अप्लाइड फोर्स होने का जो टाइम इंटरवल है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो उस वजह से आपके फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। जितना अप्लाइड फोर्स लगेगा, जितने टाइम के लिए लगेगा, यदि टाइम कम है तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि टाइम ज़्यादा होता है तो अप्लाइड फोर्स धीरे 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 कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जितना टाइम इंटरवल बढ़ाओगे अप्लाइड फोर्स उतना कम हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स आप पे लग रहा है, अभी आप गिरे हो जमीन पर तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा ना, तो वो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी यदि आपके ऊपर लगने वाले फोर्स का टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। और ये टाइम इंटरवल बढ़ाने का काम करती है घास। घास स्पंज की तरह धीरे धीरे आती है तो वो टाइम इंटरवल को बढ़ा देती है, और उसकी वजह से आपके चोट कम लगती है, क्योंकि आपके ऊपर इंपल्सिव फोर्स कम लगता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इतना अच्छा तो आपको समझा दिया इंपल्स के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बात करें, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना फिर। ठीक है, चलिए हर तरीके से समझा दिया, देसी तरीके से कैसे भी समझे आप समझ लीजिए, ठीक है। गलत आपको नहीं पढ़ाया, हो सकता है मैंने देसी तरीके से थोड़ा समझाया, लेकिन आप जब बुक से पढ़ोगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कम बातें घुसे। जब आप समझ के मेरी बात सुन के आप बुक को पढ़ोगे तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं वहाँ पर दोबारा कि हमने पढ़ा dp बराबर होता है I, जिसे हम लिख सकते हैं f dt। यही तो पढ़ा हमने, यही पढ़ा ना, ठीक है। इसमें भी चलो मैं और बातें और जोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं f dt की। यदि f आपका कांस्टेंट है और टाइम आपका t है, तो आप dp को लिख सकते हो f इंटू टी, यानी dp बराबर आपका हो जाएगा f इंटू टी को हम I बोलेंगे और dp को हम बोलेंगे p2 माइनस p1 I, यानी चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है। यहां पर देखो, चेंज इन मोमेंटम आपका क्या होता है, इंपल्स। इंपल्स, और इंपल्स से आता है इंपल्सिव फोर्स, अभी तो बताया। और इंपल्सिव फोर्स ही मोमेंटम को चेंज कर देता है, यानी जब आप नीचे गिर रहे थे, आप नीचे गिरे, आपका मोमेंटम चेंज हुआ क्योंकि आपके ऊपर फोर्स लगा, और वो फोर्स यदि कम टाइम के लिए लगेगा तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, वो फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए लगेगा तो आपको चोट कम लगेगी। आई मेरी बात समझ, यही तो कहानी हुई थी हमारी बात, अभी अभी बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि मान लो आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है भाई, तो और आपका टाइम जो है मैं नॉर्मली dt लिख देता हूं, तो ये जो dp होगा इसे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन f dt, और यहाँ पर मैं लिख दूँ dp, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, ये लो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डायरेक्ट सॉल्व करके p2 माइनस p1, और यहाँ पे लिखूंगा ft, और टाइम में दे दूंगा t2 माइनस t1, और टाइम ले लिया मैंने t2 माइनस t1। और इस कंडीशन में p2 माइनस p1 तो ठीक है, बट ये जो f होगा वो होगा f एवरेज, एक निश्चित टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है ये फोर्स, और वो भी चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लूंगा f एवरेज, और अब वैल्यू हो जाएगी f एवरेज इंटू डेल्टा t, और मैं फिर वही लिख सकता हूँ p2 माइनस p1 है तो मेरा टाइम इंटरवल ही आ रही है,
यानी मैं इसको फिर लिख सकता हूँ I = P2 - P1, यानी वही बात निकल के आती है। आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इंपल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम आता है। इसे बोलते हैं हम इंपल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम आता है। आवेग हमेशा संवेग में परिवर्तन के बराबर आता है। इसे हम बोलते हैं आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय, प्रमेय 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 प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय, यानी इंपल्स मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। समझ में आया नहीं आया? चलिए ठीक है। यानी एक बात आप समझ लो, सिंपल सी बात है, आपको F = ma निकालना है तो आप चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से निकाल सकते हैं। यदि आपको इंपल्स सही है तो आप चेंज इन मोमेंटम निकालिए, उस चेंज इन मोमेंटम से आपके पास इंपल्स आएगा। इंपल्स में टाइम इंटरवल का डिवाइड दीजिए, भाई आपने कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया था, आपके पास में उस फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जिसने मोमेंटम चेंज किया है, जिसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। अब वो आप लगा भी सकते हैं, आपके ऊपर लग भी सकता है, डिपेंड कि मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है। जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके ऊपर लग रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं अप्लाइड फोर्स बोलता हूँ तो ये मत कहो कि आपने लगाया है। हो सकता है आप ऑब्जेक्ट हो, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके ऊपर किसी ने लगाया है तो अप्लाइड ही। ठीक है, जिसे हम इंपल्सिव फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं जो हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, देखो भाई, ये I को हमने पढ़ दिया, इंटीग्रेशन FDT पढ़ा हमने अभी, और एक चीज़ और पढ़ी हमने कि इसको मैं F और T भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने अभी दोनों को एक जगह लिख दिया। ठीक है, गलत मत ये नहीं कह रहा हूँ, चलो मैं अभी आप कहोगे सर गलती हो गया, ये लो इस कंडीशन में, उस कंडीशन में देखो मैं यहाँ से देखता हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ ग्राफ, जो हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं इस देसी तरीके को, कि किस तरीके से आपको एरिया ऑफ ग्राफ पता है तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ग्राफ आएगा, लेकिन ग्राफ किसका आएगा? ग्राफ आएगा F और T ग्राफ, FT ग्राफ, एरिया ऑफ FT ग्राफ, एरिया ऑफ FT ग्राफ, यानी फोर्स इनटू टाइम, सॉरी फोर्स और टाइम, फोर्स इनटू नहीं, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया आपको इंपल्स देगा। यदि आपके पास F और DT यानी F और T की वैल्यू नहीं पता है, बट आपको एक ग्राफ के फॉर्म में से समझा रखा है, ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ का एरिया निकालिए, चुटकी से में आपके पास में इंपल्स निकल के आएगा। यानी मैं ऐसे कह दूं कि मेरा फोर्स कांस्टेंट है, तो ये लो भाई FT ग्राफ, फोर्स कांस्टेंट है, ये लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात चल रही है, तो यहाँ पर इंपल्स निकल कर आ गया है। इसको मैं ले लेता हूँ P1 और P2 निकल के आएगा, I = ऑटोमेटिक हो जाएगा P2 - P1, सीधी सी बात है। लेकिन यदि आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, ये लो 0 से आपने लगाया और धीरे धीरे वापस अगेन 0 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, तो ये जो एरिया ऑफ ग्राफ है ये आपको इंपल्स देगा। एरिया ऑफ ग्राफ आपको इंपल्स देगा, बस एरिया आपको निकालना है भाई, एरिया का है। ठीक है, ये ऐसे मत कहना सर ऐसे ही बताएं, आप ऐसे तो बना सकते हो, हाँ एरिया कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का, वो डिपेंड करता है आपका फोर्स कब कब लग रहा है, किस किस टाइम के लिए लग रहा है। तो ग्राफ कैसा ही बन सकता है, उसका एरिया कुछ भी हो सकता है, बट जो एरिया होगा वो आपको इंपल्स ही देगा। एरिया ऑफ ग्राफ आपको क्या देगा? इंपल्स ही देगा। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो वर्क होता है, वर्क कार्य, सब समझते हो, कार्य बराबर होता है F/dx, इंटीग्रेशन F/dx, और इस कंडीशन में हम फिर लिखेंगे एरिया ऑफ नहीं, अंडर लिखते हैं भाई, एरिया अंडर fx ग्राफ, ये आपको देता है वर्क। यानी ग्राफ यदि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ है, तो वो आपको कार्य देगा, लेकिन बल और समय के बीच में ग्राफ है तो वो आपको इंपल्स देगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा ग्राफ क्या देता है, पढ़ना आसान है, समझना आसान है, बट हम उसे अप्लाई करते टाइम भूल जाते हैं। तो दोनों के अंदर अच्छे तरीके से हमें अंतर पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपने ग्राफ लिया है तो उसका ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको वर्क देगा, कार्य देगा। लेकिन यदि फोर्स और टाइम के बीच में आपने ग्राफ ले रखा है तो इसका मतलब जो ग्राफ का एरिया होगा वो आपको इंपल्स देगा। अब आपने क्या समझा, मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स में क्या फ़र्क है, फोर्स का क्या लेना देना है इन चीज़ों से,
एकदम क्लियरली आप बार बार देखो, समझ में आएगा। क्योंकि होता क्या है, हम थ्योरी पढ़ के और परिभाषा रट रटा के काम निकालते हैं और हमें एक्चुअली इसके बारे में पूरा कंफर्म पता नहीं होता कहानी कहाँ जा रही है। ठीक है, अगली क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, कुछ खतरनाक सी बातें पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, लिफ्ट, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होने वाली है बड़ी शानदार, धुआंधार, धमाकेदार। तो आज की क्लास में आपको अच्छा लगा है। थ्योरी पोर्शन था, हो सकता है थोड़ा सा दिमाग घुमाओ, बट मैंने कोशिश की पूरा आप थ्योरी समझ पाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी ये कहानी है क्या। हमें बस इतना पता होता है राम ने रावण को मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या वजह थी, ये भी जानना जरूरी है। वही कहानी यहाँ पर है। हमें पता है कि ये हम ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हो, कहाँ आता है ये हमें पता होना जरूरी, तभी हम सवाल कर पाएंगे। तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, आप अच्छा लगा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ मैं PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ, वो भी आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और टाइम जैसे आएगा एग्जाम का और नज़दीक आएगा, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो दीजिए आज्ञा, मिलता है नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में, कुछ मज़ेदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।